हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोकेमिस्ट्री से। जो हमारा पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल। तो देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ए मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ये 4 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड लिपिड्स, थर्ड प्रोटीन्स एंड फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं सेल क्या होता है। ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। अब इसके अंदर क्या क्या आता है। पहला आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ए लिविंग थिंग्स स्पेशली वन दैट इज सो स्मॉल दैट यू कैन ओनली सी इट विद अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ माइक्रोस्कोप। तो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनके लिए सिर्फ हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से ही ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। लाइक बैक्टीरिया वगैरह आप लोगों को पता होगा एग्जाम्पल के उसमें। देन आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं। Unicellular organism, a complete living organism that consists of only one cell. यूनिसेलुलर्स आपको वर्ड से पता चल रहा होगा। यूनी मीन्स वन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से ही बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही सेल वॉल होती है। देन आता है सेकेंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल। एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करके रखते हैं एक से ज़्यादा सेल। मल्टी मीन्स आपको पता है कि मल्टी मीन्स क्या होता है। एक से ज़्यादा को मल्टी बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है एनिमल्स और प्लांट्स का। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स होते हैं जितने भी, वो कैरी करके रखते हैं। जितने भी उन प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। देन आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। A cell wall is a structural layer surrounding some types of cell. It can be flexible and sometimes rigid. It provides the cell with both structure support and protection and also act as filtering mechanism. तो एक सेल वॉल क्या होती है। ए सेल वॉल इज़ अ स्ट्रक्चरल लेयर। ये एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है जो सेल के चारों तरफ होती है। ये कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होती है और कुछ टाइम पे ये रिजिड भी होती है, हार्ड भी हो जाती है। ये प्रोवाइड करती है सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे कि कोई भी बाहर से कुछ अटैक होता है तो जिससे कि सेल प्रोवाइड मतलब लाइफ उसकी सही रहे, वो ख़त्म ना हो, इसीलिए ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये एक्ट करती है एक फ्लटरिंग मैकेनिज्म की तरह। देन हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कीप टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ the cell. They contain receptors and channels that allow specific molecules such as ions, nutrition, waste products. It regulates movements of substance in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है रिसेप्टर्स को कंटेन करने में, चैनल्स को कंटेन करने में, जितने भी चैनल्स और रिसेप्टर्स होते हैं। और ये अलाउ करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर जाने में, जिससे कि वो ज़िंदा रह सके। जैसे कि आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के को बाहर और अंदर आने के लिए। देन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होते हैं। तो आप इन दोनों में अब डिफरेंस जानोगे कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेलुलोज फॉर्म करती है। देन जो एनिमल सेल होते हैं उसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है और इरेगुलर शेप भी होती है कभी कभी राउंड में। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसकी शेप रेक्टेंगुलर शेप होती है और फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। देन एनिमल सेल के जो वॉक्यूल्स होते हैं वो 1 और मोर स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं, एक और ज़्यादा भी होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। मच स्मॉलर देन प्लांट सेल, मतलब कि प्लांट सेल से छोटे होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल के वॉक्यूल्स होते हैं वो 1 होता है, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स टेकिंग अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम।
वो बड़े होते हैं और सेल वॉल्यूम को 90% सेल वॉल्यूम कंटेन करके रखते हैं। देन हमारे पास आता है सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं, सभी एनिमल सेल्स में, लेकिन जो प्लांट सेल में होता है वो ओनली प्रेजेंट इन लोअर पार्ट, और फॉर्म करते हैं वो लेम्योडोमना। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट टू मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल सेल हैव नॉट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल के पास होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिससे कि अपना फूड अच्छे से बना सके, लेकिन वो एनिमल सेल्स के पास नहीं होता, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट सेल में भी ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ और रफ होते हैं, दोनों उसके पार्ट्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का डिफरेंस। देन हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक का साइज़ होता है वो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर होता है, बट जो यूकैरियोटिक का होता है वो होता है 2 to 100 माइक्रोमीटर। काइंड ऑफ सेल वो सिंगल सेल होते हैं प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया सिंगल और मल्टी सेलुलर सेल क्या क्या होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है उनमें सेल वॉल, और कंप्राइज होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में और म्यूकोपेप्टाइड में भी। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें यूजुअली सेल वॉल एब्सेंट होती है इफ़ प्रेजेंट प्लांट सेल एंड फंगस कंप्राइज ऑफ सेलुलोज। अगर प्रेजेंट होती है तो वो प्लांट सेल और फंगस में ही प्रेजेंट होती है, अदर में नहीं होती। देन आते हैं शेप ऑफ डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर भी होती है और डबल स्टैंडर्ड भी होती है, जो डीएनए होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स का होता है वो लीनियर होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता ही है। देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S होते हैं। गोल्जी एपेरेटस ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो एसेक्सुअल ही होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स का होता है वो मोस्टली कॉमनली सेक्सुअल ही होता है। जो सेल डिवीज़न होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। जो लाइजोसोम्स एंड पेरियोक्सीसोम्स जो है ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बट प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, बट प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, एल्गे एंड प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, आर्काई एंड यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। देन हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज़ अ डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है एक डायनेमिक और फ्लूइड होता है, स्ट्रक्चर टाइप फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, और जो फॉर्म करता है एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ को सेल की, जिससे कि उनको सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प मिल सके। It acts as a selectively permeable membrane and regulates the molecular traffic across the bond. ये परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है और रेगुलेट करके रखता है जो मॉलिक्यूलर्स जो उन पे अटैक वगैरह होता है किसी बैक्टीरिया वगैरह का, उसमें उसको प्रोटेक्शन देता है। देन हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये आप जानते ही हो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफोबिक टेल्स, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, प्रोटीन चैनल, सरफेस प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और
और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फर्स्ट जो हमारे पास है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो वो क्या होते हैं? ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं प्रोटीन्स भी कंटेन करके रखते हैं और लिपिड्स भी। द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड वेरीज डिपेंड ऑन द सेल टाइप। जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का कि किस में प्रोटीन ज़्यादा होगा और किस में लिपिड ज़्यादा होगा, वो सेल के टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है। फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एन आरबीसी कंटेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी कंटेन करके रखते हैं उसमें क्या होता है 43% तो लिपिड्स होते हैं एंड 49% प्रोटीन्स होते हैं बाय रेट, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल्स, अभी हमने देखा आरबीसी का, लेकिन अब हम देखते हैं लीवर सेल्स कंटेन करके रखता है तो उसमें कितने लिपिड होते हैं और कितने प्रोटीन होते हैं। तो लीवर सेल्स में होता है 54% लिपिड होता है और 56% प्रोटीन होते हैं। बाय रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंप्राइज ओनली 5 to 10% ऑफ मेम्ब्रेन मास। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि 5 to 10% ऑफ मेम्ब्रेन मास की तरह कंप्राइज करता है। देन हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स एंड एल्कोहल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट्स and an alcohol attached to the phosphate, fatty acids component और हाइड्रोफोबिक। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और एल्कोहल, फैटी एसिड्स और फॉस्फेट से भी मिलकर बना होता है। जो एल्कोहल होता है वो अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप से, देन फैटी एसिड कंपोनेंट और हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट फॉर्म करता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फर्स्ट वन इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सेकेंड वन इज स्फिंजोफॉस्फोलिपिड। फर्स्ट होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है कंटेन करके रखता है ग्लिसरो, फैटी एसिड, फॉस्फेट और एन एल्कोहल। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन। देन हमारे पास आता है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स। इट कंटेन्स अमाइनो एल्कोहल कॉल्ड स्फिंजोसाइन। ये कंटेन करके रखता है अमाइनो एल्कोहल को जिसको कहते हैं हम स्फिंजोसाइन। देन हमारे पास आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द डायनेमिक प्रोसेस कैरीड आउट बाय मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है जो जितने भी डायनेमिक प्रोसेस होती है और कैरी आउट बाय मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के थ्रू करी जाती है, इन सब के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज बीन ईदर। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन को किस ऐसे क्लासीफाई करा गया है दो, उसमें एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, सेकंड होता है इंटीग्रल प्रोटीन। तो देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल है हमारे पास स्पेक्ट्रिन, एंटायरिन। दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प टू डिटरमाइन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्पेक्ट्रिन, एनाइट्रिन जो होते हैं ये मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं शेप और फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने में। देन हमारे पास होती है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो भी होती है वो मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है विच हैव 1 or more सेगमेंट्स, एक और एक से ज़्यादा सेगमेंट्स कंटेन करके रखती है। दैट आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो एम्बेडेड हो सके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ। और ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एम्फीफैटिक। जितनी भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो सारी एम्फीफैटिक होती है। देन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाई, नाइट्रोजन वगैरह। तो देखते हैं द एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड। जितनी जो एक्सटर्नल कंपोजिशन होती है सेल की वो मेंटेन होती है। क्यों? बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हेल्प मिल जाती है उनको ट्रांसपोर्ट में। सेकेंड है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ बैरियर दैट ब्लॉक्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो फॉर्म करती है एक बैरियर दैट द ब्लॉक फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली जो उसमें मूव करते हैं उनके एक्सचेंज को रोक सके बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है लाइक उसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस वगैरह उन सब से एक्सचेंज जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनको ब्लॉक करने में हेल्प करता है। मोस्टली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर अनेबल टू डिफ्यूज थ्रू प्रोटीन फ्री फॉस्फोलिपिड बायलेयर। मोस्टली जो होता है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनेबल टू डिफ्यूज़ मतलब उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं थ्रू प्रोटीन फ्री फॉस्फोलिपिड बायलेयर के थ्रू। थर्ड आता है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीडली डिजॉल्व इन सिंथेटिक लिपिड बायलेयर। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे लाइक हमारे पास ऑक्सीजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये डिज़ोल्व हो जाते हैं सिंथेटिक लिपिड बायलेयर के साथ और ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन किस तरह से फ्रीली मूव हो रहे हैं इसमें। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल एग्जाम्पल में। थर्ड जैसे कि लार्जर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज सुक्रोज। देन आयंस हमारे पास ये सब किस तरह से प्रोटीन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर से समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सिंथेटिक लिपिड बायलेयर it is permeable to small hydrophobic molecules and small uncharged polar molecules, slightly permeable to water, urea, essentially impermeable to ions। मतलब कि इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है सिंथेटिक लिपिड बायलेयर में मूव करते हैं। स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ स्मॉल अनचार्ज्ड पेयर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ स्लाइटली परमिएबल होते हैं वाटर यूरिया एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है बायोमॉलिक्यूल्स एंड द सेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।